जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। टॉप 60 टॉपिक वाली हमारी क्लासेस चल रही है। हमने टारगेट रखा कि 85+ क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए हिंदी साहित्य से। और हिंदी साहित्य में मैं वादा कर रहा हूं कि अगर आपने ये 60 क्लासेस देख ली, 60 क्लासेस देख लिए, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं 80 से 85 क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप न्यू व्यूअर्स है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैं पहले उन कमेंट का जवाब यानी उनके क्वेश्चनों का आंसर दे देता हूं। जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, क्या आपकी क्लासेस के अलावा कुछ और पढ़ना है क्या हिंदी में? देखो मेरे भाई, जो मैं आपको टॉप 60 क्लासेस करा रहा हूं, यानी जो अभी हमारी क्लासेस चल रही है, 14 क्लासेस हमारी आज हो जाएगी, बाकी की जो क्लासेस होने वाली है, इसमें आपको यूनिट फर्स्ट से लगाकर यूनिट 10 तक का पूरा डीप सिलेबस, आप लोग अगर इन क्लासेस को देखा हो तो आपको पता हो कि मैं ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं हर रचना को अंदर जाकर उसके हर एक अंक के हर एक पात्र का पंक्तियों को भी डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। यानी कि मैंने कोई ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाया, बहुत डीप में आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। अब क्वेश्चन नहीं उठता कि सर जो पढ़ा रहे हो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, बार बार उन चीजों का रिवाइज करना है। अब सिर्फ कंटेंट का रिवाइज नहीं करना है, मैंने आपको पीवाईक्यूज भी सोल्व करा दिए पूरे 1 से लगाकर 10 यूनिट तक के। तो आप वो पीवाईक्यूज जाइए, यूनिट वाइज पीवाईक्यू सोल्व कराया। जैसे आपने आज यूनिट फर्स्ट या मान लो सपोज करो यूनिट 10 खत्म की, यूनिट 10 आपने रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास जो भी आप देखते हो यहाँ पर, वो क्लासेस आपने देख ली, उस क्लासेस का कंटेंट आपने एक बार रिवाइज कर दिया। अब जाइए और पीवाईक्यूज वाली क्लास पे यूनिट 10 के सारे पीवाईक्यूज लगा लीजिए। पीवाईक्यू जब आप लगाओगे तो आप खुद यकीन करोगे कि यार सर ने जो पढ़ाते समय बताया है वो सब पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, सब पीवाईक्यूज क्वेश्चन में आए हुए ना, और सर बेहतरीन कंटेंट हमें पढ़ा रहे हैं। ये चीजें ये दो। एक चीज ये कि सर पीवाईक्यूज हम लगा लेंगे, हम आपका कंटेंट पूरा पढ़ लेंगे। मैं कह रहा हूं मेरे कंटेंट के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लास जब पेपर के दिन रात को शाम को 8 बजे आपसे मिलूंगा आप लाइव, और ये वादे के साथ कह रहा हूं, सब स्क्रीनशॉट के साथ बताऊंगा कि देखो कितने क्वेश्चन यहां से आए हुए। बस आप के इधर से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आंसर ये रहेगा कि सर आया तो सब आपकी क्लास से, लेकिन हमने क्या किया, रिवीजन नहीं किया था, तो वहां पर याद नहीं रही चीजें ना। इसलिए भाई मैं जब पढ़ाते समय जिसपे स्टार बना रहा हूं या जिसको हाईलाइट कर रहा हूं ना, उसको एकदम घोट देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, है ना। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जैसे पीवाईक्यूज हो गया, कंटेंट हो गया, मैं एमसीक्यू सीरीज भी आपकी लाऊंगा ना। हर यूनिट से लगभग 100 क्वेश्चन हम करेंगे, यानी 1000 से 1500 क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड कर लेंगे। एमसीक्यूज बेस्ड, पीवाईक्यू अलग है, एमसीक्यूज हम सोल्व कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और है ना, क्या नए क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है मेरे भाई। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना जो हिंदी से तैयारियां कर रहे हैं। अभी एनवीएस और केवीएस का नोटिफिकेशन भी आ गया है, बाकी स्टेट में भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियां धड़ाधड़ चल रही है। स्टेट में स्टेट एस सेट भी, जो एमपी सेट वगैरह ये जैसे होता है, ये भी चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, यानी वैकेंसियां धड़ाधड़ है। आप लोगों को बस क्या करना है, तैयारी करना है, अच्छे से करना है। और मैं वादे के साथ कह रहा हूं आपकी यूजीसी नेट का दिसंबर तक मैं एंड तक खड़ा हूं, और वो सारा कंटेंट जो आपको 4000 5000 की बेच में देते हैं, उससे ज्यादा बेहतरीन कंटेंट और उनसे ज्यादा क्वेश्चन अपने यहाँ के नोट्स से आपको बता के मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब और अपने इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करना है जिनको ये जरूरत है मेरे भाई, जो पैसे अफोर्ड करके बैच नहीं परचेस कर रहे, उन तक पहुंचाना। चलो आज की हमारी क्या रचना होने वाली है। आज की रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। हमारी लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है सिंदूर की होली। मैंने 7 नंबर क्यों लिखा, क्योंकि इससे पहले 6 रचनाएं हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंदूर की होली हमारी ये रचना है आज। कौन सी है? सिंदूर की होली। अब सिंदूर की होली में क्या है, तो मैं पहले ये बताऊंगा कब प्रकाशित हुई, कितने अंक में है, क्या इसकी विषय वस्तु है, क्या इसकी कथा वस्तु है, और फिर बात करेंगे कि इसके तीनों अंकों में क्या क्या उद्धरण यानी क्या क्या पंक्तियां आई। मतलब मैं एक रचना के सारे पार्ट आपको यहां पर बता रहा हूं, है ना। सिंदूर की होली, इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंदूर की होली का प्रकाशन 1934 में हुआ था। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इब्सन, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिम विचारकों से प्रभावित लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्या नाटक के महत्वपूर्ण लेखक है। समस्या नाटक यानी किसी व्यक्ति को अगर समस्या है या किसी चीज पर समस्या मूलक नाटक इन्होंने ये लिखी, सिंदूर की होली, है ना। देखो इब्सन और बर्नार्ड शॉ ये पश्चिम के आचार्य। ये पूछा जा सकता है कि सिंदूर की होली, या फिर यूं पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र पश्चिम के किन आचार्यों से प्रभावित थे ना। तो ये आपको बताना रहेगा कि सर हम इनसे प्रभावित थे। ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई ना, इसलिए आपको इन चीजों पर फोकस करना है, ठीक है।
विषय वस्तु हम इस रचना की देख लेते हैं। जैसा कि नाटक की भूमिका में ही रामप्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं, प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी इब्सन, बर्नार्ड शो आदि नाटककारों के विचारों से प्रभावों से प्रेरित होकर हिंदी नाटक साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा करें। मिश्र जी ने बुद्धदिवाद से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा। यह एक समस्या नाटक है, देखो समस्या मूलक नाटक है। इस नाटक की विधा या इस नाटक के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसी नाटक है, समस्या मूलक नाटक है या ऐतिहासिक नाटक है, किस प्रकार की है। तो आपको पता होना चाहिए समस्या मूलक नाटक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है इस बार, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, ये आपको दिख सकता है मेरे भाई, है ना। इसलिए इसको बड़े फोकस तरीके से करना है यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी जो भूमिका है वो राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी, ये भी याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि सिंदूर की होली की भूमिका किसने लिखी थी, तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी, है ना। रचना तो ठीक है लक्ष्मी नारायण मिश्र की, लेकिन उसकी भूमिका जो है इन्होंने लिखी। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंक तो किसी नाटक के भूलना ही नहीं है। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें नारी देह पुनर्विवाह और वेधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इसमें मिश्र जी का द्वारा प्रेम, कला और साहित्य का खूबसूरत अंतर्द्वंद चित्रित हुआ। इसके प्रत्येक पात्र पर अपना अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक की भावना और उसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूति पूर्वक किया गया। इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष किया गया, सामाजिक, यानी कि कुल मिला के पूरी चीजें बताई गई क्या इस नाटक में दिया गया है। मेरे भाइयों, आपका और भी कोई डाउट हो कि सर पेपर फर्स्ट को कैसे पढ़े, पेपर फर्स्ट के पीवाईक्यूज कैसे लगा, ये सारी चीज़ें अगर डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं सबके आंसर आपको दूंगा। या और भी कोई डाउट हो, और भी कोई सजेशन हो, तो सब कुछ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। पेपर फर्स्ट के सारे जो जून 2025 सॉरी जनवरी हाँ जून 2025 में जो पेपर हुआ था हमारा, जून 2025 में जितने पीवाईक्यूज हमारे हुए थे 2025 के पेपर फर्स्ट के, वो भी मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। सोमवार से वो क्लासेस भी आपकी चालू हो जाएगी। डेली एक क्लास हमारी पीवाईक्यूज की रहेगी, बड़े अच्छे से हम डिस्कस करेंगे उन पे और बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 50 के 50 क्वेश्चन हम वहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रमुख पात्र क्या, मुरारी लाल इस नाटक के प्रमुख पात्र है, बड़े इंपॉर्टेंट पात्र हैं। डिप्टी कलेक्टर जो स्वभाव से भ्रष्ट, धोखेबाज और चरित्रहीन है, पैसे के लिए अपने मित्र एक निर्दोष युवक की हत्या कर देते हैं, पैसे के लिए, याद रखना। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है इस नाटक में, सिंदूर की होली में ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रजनीकांत, ईमानदार, निर्भक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है, जिसके ना हुए होते हुए भी पूरा नाटक इसी के केंद्र में घूमता है। चंद्रकला इससे प्रेम करती है। अब चंद्रकला कौन है, मुरारी लाल की लड़की है चंद्रकला, जो कि रजनीकांत से प्रेम करती है ना। तो ये कौन किससे प्रेम कर रहा है, कौन किसकी लड़की है, कौन किसका पिता है, ये सब याद रखना। ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सब आया हुआ है, यानी ये पैटर्न में पूछा गया है, इस पैटर्न में काम हो रहा है ना यूजीसी में, इसलिए बोल रहा हूं। फिर आता मनोरमा, विधवा वेदव्य को झेल रही तर्कशील नारी है। मनोरमा जिसे कौन करता है, मनोरमा से प्रेम करता है मुरारी लाल, मुरारी लाल मनोरमा से प्रेम करता है, यानी उसको लगता है इसके प्रति कुछ प्रेम है। मनोरमा विधवा है, जो कि झेल कुछ वेधव्य को झेल रही है, तर्कशील नारी है, यह कला की पुजारी है। और संपूर्ण नाटक में मिश्र जी ने इसी पात्र के द्वारा पश्चिमी भारतीय सभ्यता में अंतर के साथ प्रेम, विवाह, तलाक, कला, शिक्षा और कानून का संवाद करवाया। किसके थ्रू, मनोरमा के द्वारा, ये याद रखना। मनोरमा बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है। फिर आता मनोज शंकर, बांसुरी बजाता रहता है और पिता की मौत के कारणों को न जान पाने से मानसिक रूप से विक्षिप्त सा रहता है ना। मनोज भी तर्कशील प्राणी, मनोज भी क्या है, तर्कशील प्राणी। मनोज शंकर या मनोज इसको कह दो आप, एक ही बात है। मनोज, मनोरमा, रजनीकांत है ना, और मुरारी लाल, ये हो गए हमारे इतने पात्र। अब आती चंद्रकला। मैंने जैसे कि आपको बताया, चंद्रकला मुरारी लाल की पुत्री है, जिसे रजनीकांत से पहली नजर में प्रेम हो जाता है। रजनीकांत की मृत्यु पर वह क्षोभ से भर उठती है, क्षोभ यानी एकदम दुख से भर उठती है, गुस्से से भर उठती है, एकदम एक तरीके से कहते हैं ना, वियोग में तड़प उठती है। मरणासन पड़े रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग के सिंदूर भर लेती है। अपनी भावुकता के आवेश में वह मनोरमा के वेदव्य से अपने वेदव्य की आंच बताती है। चंद्रकला आधुनिक विचारों की युवती है, जिसे सामाजिक रूढ़ियों का बंधन अस्वीकार है। वह तथ्यों से ज्यादा भावनाओं को महत्व ही की पक्षधर है ना, ये याद रखना। फिर आता भगत सिंह, नाम आया, जमींदार जो रजनीकांत की हत्या करता है, यह सहायता करता है। रजनीकांत की हत्या किसने करी थी, भगत सिंह ने। हरनंदन, रजनीकांत की हत्या में सहायक व्यक्ति हरनंदन। डॉक्टर, चंद्रकला को बीमार पड़ने पर इलाज के लिए मनोज शंकर से हल्की बहस होती है। मनोज शंकर और उनके बीच में बहस होती है जब चंद्रकला बीमार होती है, तो उसका इलाज करने के लिए जो डॉक्टर आता है वो है। ये टोटल पात्र है, ये इंपॉर्टेंट पात्र, ये याद रखना। कौन किससे प्रेम करता है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका प्रेमी है, ये सारी चीजें याद रखना है आपको, है ना। फिर आता है गौण पात्र।
माहिर अली और कुछ अन्य जन। ये माहिर अली बहुत पूछा गया, ये कई बार पीवाईक्यू में आए हुए, ये याद रखना है ना। माहिर अली पूछा जा सकता है किस नाटक का पात्र है, तो मेरे भाई ये आपको सिंदूर की होली का पात्र है। अब इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। यह समस्या नाटक है जो इब्सन और बर्नार्ड शो से प्रभावित थे, रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया है। रंगमंच यानी कि भाई ये किसी स्टेज पे इसका परफॉर्मेंस हो पाए, इसको ध्यान में रखा गया। अब इस कथा का पहला अंक, अब देखो मैं कथा सार भी बता रहा हूं आपको यहाँ पर, कथा सार के साथ साथ फिर उन अंकों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पंक्तियां आई और वो किसने किससे कही थी, ये सब चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ना। तो मेरे भाई इससे बेहतरीन कंटेंट तो आपको कोई पेड क्लास में भी नहीं देता होगा ना, इसलिए इन चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना। और क्योंकि मेरे भाई पीवाईक्यूज इतनी बार लगा रखी कि हमें पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है ना, इसलिए इन चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। चलो, नाटक के इस पहले अंक में ही सभी महत्वपूर्ण पात्र का परिचय मिलता है। इस एक अंक में रजनीकांत नामक युवक की हत्या की सुपारी है। इस अंक में अब ये पूछा जा सकता है कि रजनीकांत नामक इसकी हत्या की सुपारी कौन सा अंक में मिली है, तो पहले अंक में ये पूछा जा सकता है, नो डाउट है ना। लेकर जमींदार भगत सिंह के साथ हरनंदन सिंह पहुंचे। शुरू में डिप्टी कलेक्टर घूस लेकर उन्हें आपस में समझौता कराने और स्वयं रजनीकांत को समझा बुझा देने के सुझाव देता है। सॉरी सॉरी स्टूडेंट। रजनीकांत भगत सिंह के ही वंश से था, जिसका जमीनी विवाद उससे रहा था। भगत सिंह रजनीकांत का लगानबंदी पर भाषणबाजी एवं उसकी सक्रियता से चिढ़ा हुआ है और उसे जान से मारना चाहता है। क्या करता है? मारना चाहता है। जब तक मुरारी लाल सुझाव दे रहा था तब तक उसके पीछे गुंडों से रजनीकांत मरवा दिया। हत्या की बात पर मुरारीलाल आग बबूला हो जाता है, लेकिन शीघ्र ही इस घटना पर 4 गुना घूस यानी 40,000 मिलने पर शांत हो जाता है। वह भगत सिंह और उसके बीच दलाली करा रहे उसके मुंशी माहिर अली से कहता है, हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना, यही बुराई है और इसलिए सब हो रहा है ना। ये सब कौन है? माहिर अली से कहता है। कौन कहता है? माहिर अली से मुरारी लाल कहता है कि देख भाई, हम यहाँ कोई कौन सही है कौन गलत वो वाली चीज़ें नहीं, हम तो कानून की रक्षा के लिए, और ये कानून की रक्षा हो रही है, वो ऐसी बातें करता है ना। तो ये चीज़ें याद रखना, ये पहले अंक में कहता है। इस अंक में चंद्रकला और मनोरमा के मध्य कला और शिक्षा को लेकर संवाद हुआ, प्रेम के दर्शन पर चर्चा हुई और प्रतीत हुआ कि चंद्रकला यानी मुरारी लाल की पुत्री जो है रजनीकांत से प्रेम कर बैठी थी। इसी अंक में कानून और कला को लेकर मनोरमा संग मुरारी लाल का संवाद भी होता है, मनोरमा और मुरारी लाल का, है ना। ये चीजें इसी अंक में होती है। फिर आता है दूसरा अंक नाटक का। इस अंक में मनोरमा और मनोज शंकर के मध्य प्रेम आत्मीयता को लेकर संवाद है, जिसमें पुरुष के रोग और विधवा वेदव्य को लेकर बातें हुई। मुरारी लाल और मनोज शंकर के मध्य संबंधों में खटास प्रतीत होती है। इस अंक में दिखाया गया है कि पाश्चात्य चिकित्सक बढ़ते मानसिक विकार को लेकर अब भी पिछड़ी है। मनोज शंकर और डॉक्टर संवाद से इसका पता चलता है। और इसका लास्ट अंक है तीसरा अंक। चंद्रकला रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरती है, जहाँ बहस में मनोरमा उसे अंग्रेजी आत्मा और भारतीय आत्मा का फर्क समझाती है। मेरे भाई, रजनीकांत की जो मांग हाथ से मांग में सिंदूर भरती मरे हुए व्यक्ति के, वो तीसरे अंक में आता है। ये पूछा जा सकता है, नो डाउट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्ति हो सकती है। इसी अंक में मनोज शंकर को अपने पिता के हत्यारे का पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसे पालने वाला मुरारी लाल ही था। मुरारी लाल ने चंद रुपयों के लिए मनोज शंकर के पिता और अपने मित्र के नाव से धकेल कर हत्या कर दी, जिस कारण वह अकेला रह जाता है। तीसरा अंक है। फिर इसके प्रमुख उद्धरण हम देखते हैं। पहले अंक में उद्धरण यानी पंक्तियां, उद्धरण यानी पंक्तियां ना। पंक्तियां क्या है? पंक्तियां क्या है? पंक्तियां क्या है तो प्रमुख पहले अंक में पंक्तियां देखते हैं। अब ये पंक्तियां ऐसे नहीं देखेंगे कि बस देख लिया क्या आया, हम इसी तरीके से देखेंगे किसने किससे कहा था, इस चीज पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले अंक की पंक्तियां देखते हैं। उसमें मुरारी लाल जो है भगवान सिंह से कहता है, बस उसने आपका क्या बिगाड़ा, बड़े घराने के ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है, उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, आप में इसमें आपकी भी बुराई है। ये मनोज शंकर भगवान सिंह से कहता है। कौन किससे कहता है? मनोज शंकर भगवान सिंह से कह रहा है, और पहले अंक में कह रहा है। ये जरूर याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से अंक में कह रहा है और किससे कह रहा है। ये चीजें बहुत आती है ना, और आजकल ट्रेंड ही यही चल रहा है एग्जाम का, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना। फिर आता है आजकल का कानून है ही ऐसा है जिसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा केवल उसको दी जाती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। यही क्या है?
कानून है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोग तो कम है, काम है केवल कानून की रक्षा करना, यही बुराई है और इसलिए यह सब हो रहा है। ये मुरारी लाल माहिर अली से कहता है। ये पंक्ति हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको याद रखना। ये पंक्ति आई हुई पंक्ति है ना, कि हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठे, हमें हमारा काम है कानून की रक्षा करना है, कानून को अच्छे तरीके से पालन करवाना है। मुरारी लाल माहिर अली से कहता है, बस इतना याद रखना। कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का संदेह, इन दोनों को ही एक साथ रख देने दो, शत्रुओं का बांध कर एक साथ समुद्र में फेंक देना। ये मनोरमा चंद्रकला से कहती है। किससे कहती है? चंद्रकला से कहती है ना। और ये पहले अंक में ही चीजें चल रही है, इसलिए इसको याद अच्छे से रखना है मेरे भाई, ठीक है। फिर आता है, इसका मतलब है कीचड़ में कमल नहीं उगाना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं, है ना। ये मनोरमा चंद्रकला से कहती है कि इसका मतलब है कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है कि कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। मतलब आप कितना भी कर लो, कमल जो है कीचड़ में ही उगेगा, बालू में नहीं उगेगा ना। तो यानी वो स्वभाव से ही ऐसा है। ये मनोरमा चंद्रकला से उसको कहती है। तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ, प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता, और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। यह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी और वह बैठता था। देखो मेरे भाई, ये चंद्रकला ने मनोरमा से कहा था। ये पंक्ति आई हुई है पीवाईक्यूज में। पीवाईक्यूज में आई हुई है कि तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ, मैं दो चार से तो नहीं करता, नहीं हो सकता, मतलब प्रेम दो चार से तो नहीं हो सकता। ये पंक्ति चंद्रकला ने मनोरमा से कहा था, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 2 से 3 बार मतलब अलग अलग एग्जामों में चीजें पूछी गई है। इसलिए इस पंक्ति को बहुत अच्छे से याद रखना मेरे भाई, है ना। ये चीजें बहुत आई हुई है। फिर आता, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यहाँ 2 महीने में मिल रहा है ना। संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वह मुझे यहाँ 2 महीनों से मिल रहा है। ये मनोरमा मुरारी लाल से कहती है। किससे कहती है? मुरारी लाल से कहती है ना। फिर आता है अगला, कला की साधना अपने लाभ के विचारों से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ रहा था, आधी रात को पूर्णिमा मासी का चंद्र भारती और दिख रहा था, उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी। ये बात मनोरमा मुरारी लाल से कहती है मेरे भाई। ये चीजें याद रखना। हरगिज नहीं। आप ही सोचिए, दूसरों के दंड की व्यवस्था आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? ये भी मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा था, है ना। ये चीजें आप याद रखना। फिर आता है, पुरुष आंख के लोलुप होते हैं, विशेषता स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु सैया पर भी सुंदर स्त्री उनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज होती है। ये मनोरमा मुरारी लाल से कहती है। मतलब कह रही कि इंसान जब मर जाता है ना, तब भी अगर कोई सुंदर स्त्री आ जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा लोभ क्या होता है कि यार ये स्त्री हमारी हो जाए ना। ये चीजें हो सकती है। मनोरमा मुरारी लाल से कहते हैं। अरे पहले अंक में इनकी बातें चल रही जो याद रखना है। फिर बात आती है दूसरे अंक की। चलो दूसरे अंक का डिस्कस करते हैं। चलो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये सारी पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोगों को और कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है? क्लासेस को पूरा देखा करो, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, अच्छा सा कंटेंट है, ठीक है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है, वह स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। यह रोग तो मनुष्यता का है, और शाश्वत मनुष्य के विकास के साथ ही उसका भी विकास हुआ। ये मनोरमा मनोज शंकर से कहती है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आई हुई पंक्ति है कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है ना। यह रोग तो मनुष्यता का है। ये चीजें आई हुई है मेरे भाई। रहता, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ संस्कार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूँ। ये मनोरमा मनोज शंकर से। मनोरमा मनोज शंकर से बहुत सारी बातें हुई, इसलिए याद रखना कि बहुत सारी बातों में मनोरमा ने मनोज शंकर से क्या कहा या मनोज शंकर ने मुरारी लाल से क्या कहा, ये सब चीजें आपको याद रखना है। फिर आता, पुरुष तो विधव्य का अनुभव कभी नहीं कर सकते, मनोरमा मुरारी लाल से कहती है। यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते भी है, अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। यह बात मनोशंकर मुरारी लाल से कहता है। मनोशंकर किससे कह रहा है? मुरारी लाल से कह रहा है कि यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते भी है, अग्नि के हलाहल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर पी नहीं सकता। ये पंक्ति मनोज शंकर मुरारी लाल से कहता है। फिर आता है, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बापूजी बजाना, बापूजी
बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। ये मेरे भाई मनोज शंकर मुरारी लाल से कहता है। मनोज शंकर मुरारी लाल को ताने मार रहा है कुल मिला के। मेरा दुख मेरी आत्मा में सब और से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग्य न करूँगा, विनोद में अपने को भूल जाने की चेष्टा न करूँगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकता। ये मनोज शंकर मुरारी लाल से कहता है। किससे कहता है? मुरारी लाल से। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं दिया गया। ये मनोज शंकर मुरारी लाल से कहता है मेरे भाई, है ना। फिर आता प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसीलिए होती है कि वो प्रेम करती है, प्रेम के लिए उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। ये मनोज शंकर मुरारी लाल से कह रहा है। यहाँ पे याद रखना, मनोज शंकर और मुरारी लाल के बीच में भी जितनी बातें हुई, उसमें से ये स्त्री के लिए ज्ञान और वेदों का ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, और ये इसकी भी इंपॉर्टेंट पंक्ति, स्टार्टिंग की पंक्तियां आ सकती है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां मेरे भाइयों, है ना। ये आपको याद रखना है। फिर आता कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं है ना। ये डॉक्टर जो है वो मनोज शंकर से कहता है। डॉक्टर मनोज शंकर से कह रहा है, कवि और गायक भावुक जीव होते, आप सुई देने कैसा बर्दाश्त कर सकेंगे। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली पंक्ति है। इस बार आपको इसको एग्जाम में देखोगे बिल्कुल, है ना। मनुष्य अपनी आदिम व्यवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसलिए कि तब डॉक्टर ना थे। ये मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है। मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है ना कि मनुष्य अपनी आदिम व्यवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसलिए तब डॉक्टर ना थे। ये मनोज शंकर डॉक्टर से कह रहा है। फिर आता है आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो जिसे आप सभ्यता कहते हैं उसके साथ साथ विकार और बुराई भी बड़ी है। मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है मेरे भाई। सारे जहां से अधिकांश लोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। ये मनोज शंकर डॉक्टर से कह रहा है। विधवा विवाह हो रहा है, लेकिन वेदव्य कहाँ मिट रहा है। समाज इस आग को बुझा नहीं सकता। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हुई पंक्ति है। ये मनोरमा मनोज शंकर से कहती है कि विधवा विवाह तो हो जाएगा, लेकिन वेदव्य कहाँ मिट रहा है या कहाँ मिट जाएगा। ये मनोरमा मनोज शंकर से कहती है। फिर आता है विधवा के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया। अपने उद्धार के लिए किसी प्रकृत विधवा उसे पुरुष जी अभी तक पुरुषों के सिले वातावरण में नहीं आई है ना। ये मनोरमा मनोशंकर से कहता है। फिर आता है मेरे आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हो, मैं जिसकी थी उसकी हो चुकी। ये चंद्रकला मनोरमा से कहती है मेरे भाई, यह याद रखना। स्त्री का हृदय सर्वत्र है, क्या पूर्व क्या पश्चिम क्या देश क्या विदेश। ये पंक्ति आई हुई पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आप इसको एग्जाम में देखोगे 100%। चंद्रकला मनोरमा से कहती है ना। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो आपको बता दूं मैं। मेरे भीतर आज चिरंतर नारित्व का उदय हुआ है। ये चंद्रकला मनोरमा से कहती है। आप कहोगे कि सर इतनी सारी पंक्तियां याद करनी क्या, जिन जिन पे मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, जिन जिन को मैं इंपॉर्टेंट बता जा रहा हूँ, उनको मत छोड़ना। बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो दग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन जिन को मैंने बताया कि भाई ये आई हुई पंक्तियां हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। तो ये होता है हमारा सिंदूर की होली, जो कि खत्म हो गई। सिंदूर की होली में 3 अंक है। 3 अंकों में जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां आती थी वो मैंने आपको बता दी है। सारी चीजों पर डिस्कस किए, कथासार बताया, पात्र बताए, प्रमुख पंक्तियां बताई, किसने किससे कहा, ये सारी चीजें हुई। और सब कुछ हमने देख लिया सिंदूर की होली में। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की वो रचना थी। अब बात करते हैं हम राकेश मोहन की। अगली रचना आती है हमारी आधे अधूरे। 8वें नंबर पे एक रचना आती है आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना, बहुत प्यारी रचना है। मतलब आप पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आधे अधूरे है ना। इसका प्रकाशन 1969 में हुआ। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध के, दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन या पारिवारिक विघटन की जीवन स्थिति को दर्शाने वाला नाटक है ना। यानी कि कुल मिला के स्त्री पुरुष का संबंध है यहाँ पर। दाम्पत्य यानी जो वैवाहिक संबंध जीवन होता है, उसके खोखलेपन और उसके पारिवारिक विघटन के जीवन में जो स्थितियां हैं, वो सब यहाँ पर दर्शाई गई है आधे अधूरे में। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यह धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। ये नाटक है ना, धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसलिए हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा दिल्ली में किया गया था। आधे अधूरे नाटक का जो सबसे पहला मंचन है, देखो सबसे पहले प्रकाशित किस में हुई थी,
धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में। और प्रथम मंचन कहाँ पर हुआ था? ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था ना, दिल्ली में। ओम शिवपुरी निर्देशक है। अब ओम शिवपुरी के निर्देशक में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह उल्लेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। ये ओम शिवपुरी ने कहा इसके बारे में। यह नाट्य कृति पारिवारिक विघटन का गाथा है। इस अभिभूत कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। यह नाटक रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखा चित्र है। यह बताया गया है, यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का निदर्शन है ना। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक लगता है। ये सब मेरे भाई ओम शिवपुरी ने इसके बारे में कहा था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है आधे अधूरे के बारे में कि ओम शिवपुरी ने इस के बारे में क्या क्या कहा, या क्या कहा, कौन सा कथन उनका सही है, ये चीज़ें पूछी जाती है। तो इसको एक बार रीड करना आप अच्छे से ना। या एक बार मैं पहले आपको फिर से बता देता हूँ कि यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। इस नाटक के बारे में ओम शिवपुरी ने कहा। फिर कहा यह नाटक कृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। उन्होंने कहा नाटक रचना मानवीय संतुलन के अधूरेपन का रेखा चित्र है। यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का निदर्शन है। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। ये सारी चीजें बात इसमें हुई है ना। अब बात आती है पात्रों की। तो काले सूट वाला आदमी जो पुरुष देखो आपको यहाँ पर एक चीज आएगी, जो आधे अधूरे नाटक है इसमें क्या होगा कि इसमें जो पुरुष है, इसमें पुरुष एक दो तीन चार इस प्रकार से पुरुषों का जिक्र होगा। अब वो पुरुष एक दो तीन चार क्या है, कौन है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, एक तरफ सूची में आपको पुरुष एक दो तीन चार दिया जाता है, एक तरफ उनके नाम दिए जाते हैं, तो आपको मिलाना होता है कि भाई कौन सा पुरुष एक है, कौन सा पुरुष दो है, कौन सा पुरुष तीन है और कौन सा पुरुष चार है ना। ये सब आता है। और उनकी वेशभूषा भी आती है कि कौन सा कौन क्या क्या पहन के आता है ना, ये चीज आता है। तो काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन और पुरुष चार की भूमिका निभा रहा। क्या होता है, ये रंगमंच पर जब ये नाटक प्रदर्शित की जाती है तो उस पे एक ही पुरुष ये चारों के रोल वहां पर निभाता है। तो उसकी बात हो रही है, काले सूट वाला जो आदमी है वो पुरुष एक दो तीन और चार सबकी भूमिका निभा रहा है। तो पुरुष एक के रूप में वेशांतर हम बात करते हैं तो पतलून और कमीज पहनकर आता है। पतलून और कमीज यानी कि कुर्ते पजामे पहन के आता है। और वो कौन है? महेंद्र नाथ। इस नाटक में पुरुष एक यानी जो पहला पुरुष है उसका नाम है महेंद्र नाथ, जो कि पतलून और कमीज पहन के आता है। सावित्री यानी जो इस नाटक में एक स्त्री पात्र जो आएगी उसका पति है। 22 साल से इनका दाम्पत्य जीवन है। ये 22 साल याद रखना, कितने सालों से इनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है ये भी पूछा जा सकता है। जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने के करपटाहट लिए हुए जीवन में अपने आप को बांस की तरह पाता है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा हो गया। ये भी पूछा गया था कि महेंद्र नाथ ने अपनी तुलना किससे करी थी ना, तो एक ठप्पा और एक रबड़ के टुकड़े से इसने अपनी तुलना करी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। महेंद्र नाथ का परिवार दिल्ली में रहता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कहाँ रहता है, ये याद रखना मेरे भाई। अन्य पुरुषों से पत्नी के संबंधों को लेकर असहज है, यानी उसके पत्नी के जो संबंध है वो अन्य पुरुषों के साथ जब रहते हैं तो वो थोड़ा सा असहज होता है। पुरुष दो पतलून और बंद गले का कोट पहन के आता। मैं फिर कह रहा हूं, पुरुष दो कौन है ये भी याद रखना और क्या वेशभूषा पहन के आता है ये भी याद रखना। तो पुरुष दो पतलून और बंद गले का कोट पहन के आता है ना। सिंघानिया इसका नाम है। क्या है? सिंघानिया। पहला पुरुष एक महेंद्र है जो सावित्री का पति है। दूसरा पुरुष सिंघानिया है जो कि सावित्री का बॉस है, यानी जिस ऑफिस में सावित्री काम करती है वहां का मालिक है। इसके सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है। असंबद्ध बातें करता है, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित है ना, ये चीजें होती है। फिर आता है पुरुष तीन, पतलून और टी शर्ट पहन कर आता है। पतलून और टी शर्ट पहन के आता है जिसका नाम है जगमोहन। जिसका नाम क्या है? जगमोहन। याद रखना, पुरुष फर्स्ट महेंद्र नाथ, सावित्री का पति है। पुरुष सेकेंड सिंघानिया, सावित्री का बॉस है। और पुरुष तीन जगमोहन, सावित्री का पुराना मित्र है। सावित्री का पुराना मित्र है। पुरुष तीन कौन है? जगमोहन, सावित्री का पुराना मित्र है। वर्तमान में दिल्ली में ट्रांसफर का काम करता है। सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती है परंतु असफल होती है ना। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे भाव में वो देखता है। फिर आता है पुरुष चार के रूप में, पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट है जो जुनेजा है। कौन है? जुनेजा। मैं फिर बोल रहा हूँ, पुरुष एक दो तीन और चार कौन है ये अच्छे से याद कर लेना। और क्या क्या पहन के आते हैं ये भी याद रखना, ये भी कभी सूची एक और सूची दो में आ जाता है। तो पुरुष चार कौन है? जुनेजा, जो कि पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट पहना हुआ है ना।
महेंद्रनाथ का मित्र तथा पुराना बिजनेस पार्टनर। अब ये महेंद्रनाथ का मित्र है। नाराज व्यथित होकर महेंद्रनाथ जुनेजा के घर जाता है। सावित्री से महेंद्र को मुक्त करने का आग्रह करता है। स्वभाव से कायापन उसका है ना, तो जुनेजा, ये जुनेजा है ना, पुरुष 4 जुनेजा है। फिर स्त्री पात्र देख लेते हैं। उम्र 40 की छूती है, यानी सावित्री, जो स्त्री पात्र में पहला नाम आता है वो सावित्री है, जो कि उसकी उम्र कितनी है, 40 के समथिंग बताई जा रही है। इनकी उम्र याद रखना मेरे भाई, आई हुई है ना, उम्र पूछी गई है इनकी, इसलिए इनको याद रखना। जो नए बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि सर क्या आप पढ़ा रहे हो, इतना क्या डीप आता है क्या, ऐसा आता है क्या। मेरे भाई क्वेश्चन उठा के देख लो, पता चल जाएगा कितना डीप आता है ना। तो उम्र 40 की छूती है, जो कि सावित्री है, और सावित्री की उम्र 40 है। केंद्रीय पात्र पुरुष 1 की पत्नी है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश कर रही है। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों तथा अन्य सदस्यों की लापरवाही से तंग आ गई है। खींच और तनाव से ग्रस्त है। बड़ी लड़की इसकी, महेंद्र और सावित्री की बड़ी लड़की का क्या नाम है, बिन्नी। इसका बड़ा नाम, इसका नाम क्या है, बिन्नी। इसकी उम्र कितनी है, 20 से ऊपर है। 20 से ऊपर नहीं है, यानी 20 साल की इसकी उम्र है। सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भागकर शादी करती है। सावित्री का एक दोस्त, देखो उसकी माँ का ही एक दोस्त था मनोज, उसके साथ बिन्नी क्या करती है, भागकर शादी कर लेती है। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन है। कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन है। पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव है। अब घर में बेगाना महसूस करती है ना, वापस आ जाती है वहां से। फिर आती छोटी लड़की, उम्र 11 या 13 के बीच में होगी, 11 या 13 के बीच में होगी। जिसका नाम है किन्नी। भाव, स्वर, चाल, हर चीज में विद्रोह है। स्कूल की विद्यार्थी है, क्योंकि आपको पता 12-13 साल में इंसान कहाँ रहेगा, वही 9th में रहेगा, 8th में रहेगा मैक्सिमम, या 10th में आ जाएगा। 10th में तो मुश्किल है ना, 9th में होगा या 8th में होगा। लड़का उम्र 21 के आसपास है, जिसका नाम अशोक है। इसके इनके लड़के का क्या नाम है, अशोक है। बीएम BAC ए है ना, ये BSc की पढ़ाई अधूरी छोड़ता है। एयरफोर्स की नौकरी भी छोड़ता है। ये क्वेश्चन याद रखना कि अशोक ने कौन सी नौकरी छोड़ी थी, तो एयरफोर्स की। चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट है ना, एक ये तो, ये सारे पुरुष पात्र, स्त्री पात्र कौन है कौन नहीं है, क्या उम्र है, इन सब पर हमने बात कर ली, इन सबको अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब इसका कथा सारा मैं आपको बता देता हूँ। यह नाटक 2 भागों में बटा है, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध में विभक्त है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 2 भाग याद रखना, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा आधे अधूरे है वो कितने भागों में बटा, 2 भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। आधे अधूरे एक आधुनिक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। महेंद्रनाथ बेरोजगार है। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी से घर चलाती है। वह अपने पति को असफल और अपूर्ण मानती है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में जगमोहन सिंघानिया जुनेजा मनोज से मिलती है, परंतु अंततः उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्रनाथ अपनी बेकारी से उपजी असक्त से क्षुब्ध है। पति पत्नी के मध्य वह तनाव, बच्चे, बिन्नी, किन्नी, अशोक और बुरा प्रभाव पड़ता है। उसमें असंतोष और विद्रोह का भाव भी भरी हुई है। अब इसके प्रमुख उद्धरण यानी प्रमुख पंक्तियां हम देख लेते हैं कि किसने किससे कही थी ये बातें। ये सब हमें याद रखना है, ठीक है। तो पहला आता है, आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से ही झलकना चाहिए। ये पुरुष एक बड़ी लड़की से कहता है। ये इसी बार जून 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। जहां मैं कह दूं कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, या जहां मैं कह दूं ये तो आना ही है, उसको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना, है ना। पुरुष 1 यानी महेंद्रनाथ, पुरुष 1 कौन है, महेंद्र। किससे कहता है, बड़ी लड़की से कहता है कि आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे पे भी झलकना चाहिए। कि 2 आदमी जितना ज्यादा साथ रहे, वो हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे की अजनबी महसूस करेंगे। ये बड़ी लड़की जो है वो स्त्री से कहती है। स्त्री यानी कि सावित्री, है ना, बड़ी लड़की सावित्री से कहती है कुल मिला के। पर कौन सी अड़चन, इसके हाथ से झलक गई चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी, ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती है। ये बड़ी लड़की जो है वो स्त्री से कहती है, अपनी माँ से, सावित्री से कह रही बड़ी लड़की, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। यह बड़ी लड़की स्त्री से ही कह रही है, ये याद रखना है। क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कोई कैसे बताऊं, क्या लगता है, वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है, उससे मुझे अपने से एक अजब सी चिढ़ होने लगी है ना। ये पूरी एक पंक्ति आती है, ये बड़ी लड़की सावित्री से कहती है, सारी कथा वो सावित्री को सुना रही है, याद रखना। कोई कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे यह चीज फिर उसे दरे के पर लौट आती है ना। ये बड़ी लड़की अभी भी स्त्री से कह रही है, मेरा अपना घर है, हाँ, और मैं आती हूँ कि इस बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है। यह घर
जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है ना। ये बात बड़ी लड़की सावित्री से ही कह रही है अभी तक, ये याद रखना। फिर आता है किसे सुना सकता हूँ। कोई है जो सुन सकता है, जिन्हें सुनाना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे। ये पुरुष एक स्त्री से कहता है, यानी महेंद्र सावित्री से कहता है कि भाई मैं किसे सुनाऊं, कोई सुनना चाहे तब सुनाऊं ना, मुझे तो सब एक रबर स्टैम्प की तरह यूज कर रहे हो आप लोग। स्टैम्प लगा लिया, बस बात खत्म हो गई। ये चीज होती है। अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार हूँ। तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। इनकी सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। ये स्त्री पुरुष एक स्त्री से कहता है, नहीं महेंद्र सावित्री से कहता है, ये याद रखना है। मुझे महसूस करना ही पड़ेगा, मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर एक घर को खा लिया है। यह पुरुष एक स्त्री से कहता है मेरे भाई, याद रखना। ये स्टार्टिंग की दो जो पंक्तियां मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनको अच्छे से याद कर लेना, ये आने वाली पंक्तियां हैं। बुलाती हो कैसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हम इतने छोटे और उनसे ही छोटे हो जाते हैं। ये लड़का स्त्री से कहता है, यानी जो अशोक है वो अपनी माँ से कह रहा है कि तुम कैसे कैसे लोगों को घर लाती हो, है ना। ये चीज़ें उनके बीच में चल रही है। आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किस जगह से बुलाया है, उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से, एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बड़ा है ना। ये लड़का अपनी माँ से इस सावित्री से कह रहा है, अशोक सावित्री से कह रहा है, इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सको कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। ये स्त्री जो है वो बड़े लड़के से कह रही है, यानी जब बड़े लड़के ने कहा, अशोक ने अपनी माँ सावित्री से कहा कि तुम कैसे कैसे लोगों को लाती हो, ये वो, इन पे जब बहस हुई तो उसने कहा कि हाँ, क्योंकि तुम्हारा भला हो सके, तुम्हारा कुछ हो सके, इसलिए मैं इन लोगों को यहाँ पर लाती हूँ, है ना। तो ये स्त्री अब लड़के से कह रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति थी, याद रखना। स्त्री महसूस करना ही महसूस नहीं होता, कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ तब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। लड़का जो है वो बड़ी लड़की से कह रहा है। वो जैसे वो बड़ी लड़की आती है और कहती है ना, मुझे महसूस हुआ मैं अब घर के बिना नहीं रह सकती, ये वो फलाना ढिकाना। ये जैसे भागने के बाद जब डबल आता है इंसान यही बातें करता है ना। तो जब ये बातें करता है तो उसका भाई कह रहा है कि देख, जब तेरे को जब तो महसूस नहीं हुआ, अब क्या महसूस होगा, फालतू की बातें मत कर। यानी बड़ा लड़का लड़की से कह रहा है। ठीक है, उस चीज को जानकर भी न जानना ही बेहतर है। शायद एक दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे, लड़का जो है बड़ी लड़की से कह रहा है ना। तो ये पूर्वार्ध था इस कहानी का। अब इस कहानी का उत्तरार्ध आता है। उत्तरार्ध में क्या क्या पंक्तियां ये याद रखना है। इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कोई बार लगता था कि मेरे घर में नहीं, चिड़िया घर के दबों में पिंजरे में रहती थी। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है। यहाँ डैडी को चीखते हुए, मम्मा को कपड़े तार तार कर देना, उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुस्ला खाने में कमाड़ पर ले जाकर सिहरन कर, में तो बयान भी नहीं कर सकती। कितने कितने भयावह दृश्य देखे इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सबको देखना जानता तो कहीं कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग। ये बड़ी लड़की जो है पुरुष चार से कह रही है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, पुरुष चार महेंद्र का दोस्त है ना, पुरुष चार महेंद्र का दोस्त है, और बड़ी लड़की महेंद्र के दोस्त से कह रही कि अंकल क्या बताऊं आपको, मैंने इस घर में क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, मम्मी पापा को कैसे कैसे लड़ते देखा, ये चीजें इसमें बताइए ना। बिल्कुल मामला है, इसलिए कहता हूं कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्र खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से ही गिरफ्तार मुझसे न कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊं, है ना। ये पुरुष चार बड़ी लड़की से कह रहा है, फिर पुरुष चार कह रहा है लड़की से कि ठीक है, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है मामला, है ना। यूं यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरत नहीं है कि उसके अपना एक मादा, अपना एक रुफियत हो, यानी अपना एक रुतबा हो। ये स्त्री पुरुष चार से कह रही है, यानी कि भाई जो मेरा वो, यानी सावित्री अपने महेंद्र के बारे में कह रही है, अपने पति के बारे में पुरुष चार से कि आप समझाओ अपने मित्र को कि किस तरीके से वो रहते हैं घर में ना, कुछ कमाए खाए, है ना, ये करे। मुझे इस आश्चर्यता की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी ही घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अन्न के किसी उसको एक अधूरापन का
कह लीजिए, ये स्त्री पुरुष चार से पूरी बात कहती है ना, ये यहाँ पर होता है। फिर आता है, मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आती है। ये बात भी कौन कहता है मेरे भाई, ये पूरी पंक्ति स्त्री पुरुष चार से कह रही है। महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती हो। पुरुष एक स्त्री से कह रहा है, पुरुष एक कौन है, महेंद्र ही है। तो महेंद्र ही कह रहा है अपनी पत्नी से कि महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती थी, है ना। ये चीजें होती। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारा सामने, तुमने कहा तब तुम उसको इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह अभी अभी बता चुकी हो, है ना। ये बात पुरुष चार स्त्री से कह रहा है, यानी कि जो पुरुष चार है, महेंद्र का जो दोस्त है, वो स्त्री से कह रहा है। इस तरीके की ये बड़ी बड़ी पंक्तियां ये तो नहीं आएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट छोटी पंक्तियां ये सब आती थी ना। तो किसने किससे कहा, ये सब बातों पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, और ये आधे अधूरे पूरी नाटक आपको समझाई हुई है ना। तो इसमें किसने किससे कहा, क्या कथा सार है, कब प्रकाशित हुआ, इसका उत्तरार्ध क्या है, पूर्वार्ध क्या है, इन सब बातों पर डिस्कस किया है। कौन पुरुष एक है, कौन पुरुष दो है, कौन पुरुष तीन है, कौन पुरुष चार है। उनके पहने वाले से भी पूछा जा सकता है, उनके क्रम से भी पूछा जा सकता है, सबको याद करना है। और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज कमेंट करना आज की क्लास कैसे लगी है। बाकी आप लोग नए व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।